हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू ब्रांड सिलसिलेवार नॉवेल तेरी आरज़ू में खाक हुए की एपिसोड 1, जिसको लिख रही हैं कवन अकरम। तो जनाब, ले चलते हैं आपको इस नए नॉवेल की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले पेशरफ अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये तहरीर पढ़ने जा रहे हैं तो इस तहरीर को पढ़ने से पहले आपको अपना कुछ कीमती वक्त मुझे देना होगा, ताकि आपको कुछ बातों से आगाही दी जा सके जो कि निहायत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कहानी के मकामात, किरदार और वाक़यात बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं। कहानी में बयान किए गए कुछ मकामात भी फ़र्ज़ी हैं। किसी भी किरदार के साथ पेश आने वाले वाक़यात हकीकत से दूर हैं, लेकिन इन वाक़यात का हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ पेश आ जाना, ये कहानी के किसी किरदार के साथ पेश आने वाले हालात का हकीकी इंसान के साथ पेश आने वाले हालात से मुमासलत बिल्कुल इत्तफ़ाक़िया होगी। दूसरी बात ये कि इस फ़र्ज़ी मगर हकीकत से करीब तय कहानी में आपको खुशी, गमी, हंसी मजाक, तंज़, हक़ारत, दोस्ती, दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत, ग़र्ज़ के हर जज्बा पढ़ने को मिलेगा। जहाँ किसी जज्बे को पढ़कर आपको खुशी होगी, वहीं कोई जज्बा ऐसा होगा जिसे पढ़कर आप खुद भी दुखी हो जाएंगे। किसी वाक़ये को पढ़कर शायद आपको लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो इसके लिए बस इतना कहूँगी कि कहानी के इख्तिताम तक आधा अधूरा हिस्सा पढ़कर कोई राय मत दें। जिस मौजू पर मैंने कलम उठाया है वो हकीकत से करीब तर है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बयान करता कहानी हमारे माशरे के तल्ख़ चेहरे को ज़ाहिर करती है। मैंने कोशिश की है कि इससे बहुत से लोगों का शऊर उजागर हो। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिखने का हक़ अदा हो जाएगा। इसे लिखने का मकसद आप सब में शऊर पैदा करना है। आप इसे सिर्फ तफरीह समझ कर नहीं, बल्कि कुछ सीखने की लगन से पढ़ें, ताकि आप सब भी वो गलतियां ना दोहराएं जो इस नावल में मौजूद किरदारों ने की, बल्कि इस कहानी से सबक हासिल करके हर उस गलती से बचें जिसकी वजह से इस नावल में मौजूद किरदारों ने सज़ा भुगती। तो चले फिर अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। जिलानी हाउस में नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थीं। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त 5 नफूस बराजमान थे, जबकि इस घर का बड़ा बेटा अपनी नशिस्त से गायब था। सरबराही कुर्सी पर बैठे अल्ताफ जिलानी ने घड़ी पर वक्त देखते सर को झटका था। सब घर वाले एक साथ नाश्ता करते थे, मगर उनके बड़े साहबजादे जाने क्यों आज देर कर रहे थे। बाएं जानिब उनकी अहलिया रज़िया बेगम बैठी हुई थी। रज़िया बेगम के साथ उनकी बेटी लाइबा जिलानी मौजूद थी। उसकी अगली जानिब शासिल बैठा हुआ था। अल्ताफ जिलानी के साथ वाली कुर्सी खाली थी, जो सिर्फ उनके बड़े बेटे अर्शमान जिलानी के लिए मखसूस थी। ये अर्श कहाँ रह गया? कितनी दफ़ा कहा है कि जल्दी सो जाया करो, मगर उसको जाने क्या ज़िद है। आधी रात गुजर जाए तब भी जागता हुआ पाया जाता है। अल्ताफ साहब ने माथे पर बल डाले कहा था। तभी सबकी नज़र सामने उठी। जहाँ वो गंदमी रंगत का हामिल शख्स खुशबुओं में नहाया उन्हीं की तरफ आ रहा था। सियाह आंखों में एक अजीब सी चमक लिए अपनी पुरवकार शख्सियत और वजाहत के साथ वो उनके करीब आकर सलाम करता अपनी जगह संभालता बैठ गया था। इतनी देर कहाँ कर दी बरखुरदार? रज़िया बेगम ने उसके सामने नाश्ता लगाते हुए मोहब्बत से पूछा था। लैपटॉप पे कोई मूवी देख रहे होंगे, तभी उठने में देर हो गई है ना ब्रो? शाज़ी ने उसके जवाब देने से पहले लुक़मा दिया था, जिस पर अर्शमान ने उसे संजीदगी से देखा था। उसकी नज़रें ही ऐसी थीं कि वो गड़बड़ाता सॉरी कहता नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। बाकी सब ने हंसी जब्त करते अर्श को देखा था। आज सनशाइन इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग है, नए प्रोजेक्ट के हवाले से, बस उसी की तैयारी कर रहा था रात को, उसने 90 तुले अंदाज में जवाब दिया। तो वो सब सर हिलाते नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। नाश्ता करने के बाद अर्शमान और अल्ताफ़ साहब ऑफिस चले गए, जबकि शासिल दोस्तों से मिलने का कहकर बाहर निकल गया। लाइबा भी अपना यूनिवर्सिटी का बैग उठाकर बाहर निकल गई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। ये घराना था अल्ताफ जिलानी का। अल्ताफ जिलानी एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स थे, और यही आदत उनकी अहलिया रज़िया जिलानी में भी पाई जाती थी। अल्ताफ जिलानी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा 28 साल अर्शमान जिलानी, जो MBA करने के बाद अपने बाप के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी संभालता था। वो काफ़ी गमगो, संजीदा मिजाज शख्स था। उसकी शख्सियत में जाने क्या बात थी कि अगला बंदा खुद ब खुद रोब में आ जाता था। 24 साल शाजिल जिलानी
एमबीए करने के बाद फारिग था। वो एक नटखट सा शख्स था, मनमौजी, नरम रौ और अहम दिल सा। अल्ताफ जिलानी ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने का कहा था, मगर वो 1 महीना रेस्ट करने का कहकर टाल गया था। उसके बाद थी उनकी 21 साला बेटी लाइबा जिलानी, जो बेतहाशा लाड प्यार के बाइस काफ़ी बिगड़ चुकी थी। दूसरों की एक ना सुनने और हमेशा अपनी मर्जी चलाने वाली लाइबा काफ़ी मगरूर थी, और उसे ये गुरूर अपने हुस्न पर था। वो काफ़ी फैशनेबल थी, जिसकी बड़ी वजह उसका अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होना था। वो यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की तालबा थी। उसे पढ़ाई से कुछ ख़ास शौक़ तो ना था, मगर फिर भी वो डिग्री के लिए पढ़ रही थी। सबसे छोटी और घर भर की चहेती थी शांति जिलानी, जो 18 साल की थी और एफएससी के पार्ट 2 में थी। सादा धीमे मिजाज की वो खूबसूरत और हसीन लड़की थी, जो अपनी बहन से बिल्कुल उलट थी, मिजाज में भी और किरदार में भी, और आजकल कॉलेज के टूर के साथ मरी की तरफ गई हुई थी। वो दोनों तेज़ कदमों से आईटी लैब से बाहर आ रही थीं। उनका इस यूनिवर्सिटी में दूसरा साल था। वो दोनों बहनें बीएसआईटी की स्टूडेंट्स थीं। एक जैसे कपड़े, एक जैसा स्टाइल, एक जैसा चेहरा लिए वो दोनों बिल्कुल हमशक्ल थीं। फ़र्क था तो मासूमियत और तिल का। वो दोनों जुड़वा बहनें थीं, जिनका बीएसआईटी में दूसरा साल और चौथा सेमेस्टर चल रहा था। दोनों ने गर्मी के मौसम की मुनासबत से खूबसूरत और नफीस से ब्रांडेड सूट ज़ेब तंग कर रखे थे। सर पर सूट के हमरंग हिजाब लपेट रखा था, जबकि दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ था। दोनों के बाएं कंधों पर बैग लटक रहे थे। शराबी, गहरी, भूरी, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, तीखी नाक, भरे भरे सुर्ख गुलाबी गाल लिए वो दोनों एक दूसरे का अक्स थीं। इरहा मुराद और मिरहा मुराद, दो जिस्म एक जान के मुतरादिफ थीं। बस एक फ़र्क था उन दोनों में, और वो ये कि इरहा के चेहरे से भी तहाशा मासूमियत टपकती थी, और उसकी थोड़ी के बीचों बीच एक स्याह तिल था, जो उसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देता था, जबकि मिरहा ज़रा सा तीखेपन का तासुर देती थी। गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर रहता था, बस छेड़ दे कोई। वो दोनों बाहर गेट तक आईं तो अचानक मिरहा को कुछ याद आया। रिया, तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी आई। मेरी यूएसबी डेस्क पर रह गई है, मिरहा ने उसे देखते हुए कहा, जिसका रंग सिरत से जर्द पड़ा था। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। इरहा घबराहट से हकला गई थी। क्या हो गया है? बहादुर बनो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बस अभी आई, मिरहा ने रपटने के अंदाज में कहा तो वो डबडबाई नज़रों से उसे देखने लगी, मगर वो बग़ैर रहम खाए बैग लिए अंदर को भागी थी। इरहा ने खौफ से यहाँ वहाँ देखते अपने बैग पर मजबूती से हाथ जमाते दाएं जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ रश ना होने के बराबर था, क्योंकि गेट पर लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। अभी वो बग़ैर नज़रें उठाए, बग़ैर किसी पर ध्यान दिए ज़मीन को देखती 3 कदम ही चली थी कि अचानक ही उसका सर किसी मजबूत चीज़ से टकराया था कि आंखों में आई नमी गालों पर छलक उठी थी। असल मायनों में जान तो अपने गिर्द किसी के हाथों को पाकर निकली थी। उसने तड़प कर सर उठाते सामने वाले को देखना चाहा था। कपकपाते हाथ अपने बाजू मुकाबिल की गिरफ्त से आज़ाद करवाने को बेचैन थे, मगर मुकाबिल तो जैसे पत्थर का बुत बन गया था। वो अर्शमान था, जो आज लाइबा को खुद यूनिवर्सिटी से पिक करने आया था, क्योंकि उसकी सनशाइन इंडस्ट्री से मीटिंग इस यूनिवर्सिटी के पास मौजूद कैफ़े में ही हुई थी। वो फ्री हुआ तो सोचा लाइबा को ले जाए साथ, उसके डीन से भी बात कर ले। वो गेट से अंदर दाखिल होते आगे बढ़ने ही लगा था, जब दाएं तरफ से आते वजूद से टकराया था। अगर वो उसे थामता ना तो शायद वो वजूद गिर जाता। किसी लड़की की ऐसी हरकत पर उसके माथे पर बल छाए थे, मगर इस लड़की का चेहरा देखते ही वो बल जैसे कहीं गायब हो गए थे। अब तो बस नज़रें उस चांद से चेहरे पर टिकी हुई थी और भटक भटक कर उसकी थोड़ी के वश में मौजूद तिल पर जा रही थी, जो धूप में मज़ीद चमकता महसूस हो रहा था। उसकी शराबी भूरी आंखों में आंसुओं का समंदर देखते वो जैसे उनमें डूबता चला गया था कि उस वजूद का फड़फड़ाना भी महसूस ना हुआ। वो लड़की बहुत हसीन थी, मगर उसके हुस्न से ज़्यादा उसके चेहरे से छलकने वाली मासूमियत का वो असीर हुआ था। दिल चाहा कि हाथ बढ़ाकर उसके दिल को छू ले, मगर यह हसरत दिल में ही दबी रह गई थी, क्योंकि अब उसके रोने की तेज़ आवाज़ वहाँ गूंजने लगी थी। उसने बौखलाकर एकदम से उसके बाजू आज़ाद किए थे। आई एम सॉरी, रियली सॉरी लिटिल गर्ल, आप ठीक हैं? उसने जल्दी से उसके सुर्ख होते चेहरे और नाक को देखकर माजर की थी। जाने क्यों, मगर उसकी आंखों में उसे आंसू अच्छे नहीं लगे थे। उसकी नरम आवाज़ पर भी वो यूं उछली थी जैसे उसने जाने कितनी सख्ती से डांटा हो। बात नहीं करनी, जाओ जाओ, मेरे पास नहीं आना।
आंसुओं के दरमियान अटक अटक कर कहते रहा। इस वक्त क्यूट सी बच्ची लग रही थी जो हर किसी से खफा थी। नहीं आ रहा, बिल्कुल पास नहीं आ रहा। देखिए, दूर हूँ आपसे। आप यहाँ बैठे रिलैक्स होकर। वो हाथ ऊपर करता उसे साइड पर बनी संगी बेंच की तरफ इशारा करने लगा तो इरहा ने सुर्ख भूरी आंखों से उसे देखा, जो लबों पर नरम सी मुस्कान सजाए हाथ उठाए जैसे उसे यकीन दिला रहा था कि उसे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसने बच्चों की तरह अपनी आसीन से आंखें रगड़कर उस रास्ते की तरफ आस भरी नज़रों से देखा जहाँ से मिरहा ने वापस आना था, मगर वहाँ हर कोई था, बस मिरहा मुराद नहीं थी। उसकी नज़रें नाउम्मीद से वापस लौट आईं। आप यहाँ बैठे हैं, ऐसी खड़ी खड़ी थक जाएंगी, चलें शाबाश, अर्शमान ने कहा तो उसने एक नज़र उस वेल ड्रेस्ड दिलकश शख्सियत के हाँ में सोबर और संजीदा से अर्शमान को देखा, जो कहीं से भी बुरा नहीं लग रहा था। आप जेंटलमैन हैं, इरहा ने बैठने से पहले तस्दीक चाही थी, जिस पर वो मुस्कुराता हाँ में सर हिला गया। वो कुछ मुतमईन सी होती बेंच पर बैठ गई। अर्शमान भी एक कोने में बैठा तो वो तेज़ी से बेंच के आखिरी सिरे की तरफ खिसकी। अर्शमान ने उसकी इस हरकत को बगौर मुलाहजा किया था। अब बताएं, रोने क्यों लगी? ज़्यादा ज़ोर से लग गया था? अर्शमान ने संजीदगी से पूछा तो वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गई। नहीं लगा, मैं ठीक हूँ, उसने अपनी गोद में रखे बैग पर नज़र जमाते जवाब दिया था। दूसरी बार अर्शमान की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। अच्छा, वो उसके पहले सवाल को नज़रअंदाज कर गई थी। अर्शमान का दिल चाह रहा था कि यहीं बैठकर उसे देखता रहे, जाने ऐसा क्या था उस लड़की में कि वो उसकी तरफ खिंचा जा रहा था, मगर वो उसकी नहीं थी जो वो हक से उसे देखता रहता। यहाँ किस डिपार्टमेंट में हैं आप? अर्शमान ने उसे चुपचाप सर झुकाए देखकर बात बराए बात पूछा, मगर वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई। आप मुझसे कुछ ना पूछें, मैं नहीं बताऊंगी, वो सख्ती से कहकर पीछे को पलटी और आईटी डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई। उसे उसका जवाब मिल गया था। उसने उसे खुद से दूर जाते देखा और फिर खुद डीन के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। वो दोनों घर में दाखिल हुई तो नज़र सामने लॉन्च में बैठी दादी और माँ पर पड़ी। इरहा ने घबरा कर मिरहा को देखा, जिसने उसे उसकी घबराहट पर घूर कर देखा और फिर उसका हाथ थामे आगे बढ़ी। आ गई तुम दोनों, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, उसकी माँ मरियम बेगम ने उन दोनों को मोहब्बत से देखकर कहा, जिस पर फौजिया खातून ने हकारत से मिरहा के पीछे छुपी खड़ी इरहा को देखा। ये मोहब्बत भरे लफ्ज़ इस कलमुही पर लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत आया करो, मगर इस मनहूस को असर ही नहीं होता। फौजिया खातून ने हकारत से इरहा के वजूद को देखते हुए कहा, जिस पर इरहा की आंखों से अश्क रवा हुए। वो फितरती हसास थी या हालात ने बना दिया था, कहना मुश्किल था। दादो प्लीज़, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकती, तो बुरा भी मत बोलें। मेरी बहन को सिर्फ आपके सामने ना आने की खातिर वो सारा दिन बंद कमरे में गुजार देती है। अगर ऐसे ही रहा तो वो मर जाएगी। ये मिरहा ने हमेशा की तरह अपनी दादी को टोका था, मगर वो समझ जाएं ये भी नामुमकिन था। तो मर जाए, अच्छा है, हमारे माथे से बदनामी का ये दाग तो हटेगा, वो नखुआ से कहकर रुख मोड़ गई, जबकि मिरहा ने अब की बार शिकायती नज़रों से माँ को देखा, जो नम आँखें लिए किचन की जाने बढ़ गईं। वो भी इस मामले में बेबस थी कि अपनी सास की आदत से अच्छे से वाकिफ़ थी। चलो अरू, अल्लाह करे तुमसे पहले मैं मर जाऊँ, फिर इन्हें सुकून आ जाएगा, गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहकर वो उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ गई, जबकि फौजिया खातून ने दहल कर उसे देखा। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, ये बज़ात मनहूस लड़की ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती है, जाने क्यों पैदा हो गई, हमारे माथे पर रसवाई का दाग लगवा दिया। एक बार फिर उनके कोसे शुरू हो चुके थे, जो ऊपर अपने कमरे में जाते रहा और मिरहा के कानों में बखूबी पहुँच रहे थे। तुम परेशान मत हो, उनकी आदत है ये सब कहने की, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पता है ना तुम्हें आईटी स्पेशलिस्ट बनना है। उसे उसके कमरे तक छोड़ते मिरहा ने उसका हौसला बढ़ाया तो वह नम आँखों से सर हिला गई। मेरी प्यारी बहन, मिरहा ने उसका माथा चूमा तो वो मुस्कुराई। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास 2 तोहफे दिए थे, जो उसकी बहन और भाई की सूरत थे। वो ना होते तो शायद वो अब तक मर खप गई होती। उसके जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आई, बैग बेड पर रखकर हिजाब उतारा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। बालों से कैचर निकाला तो लंबे सियाह बाल उसकी कमर पर बल खाते लहरा गए। कमर से भी नीचे जाते बाल परियों सा हुस्न, नाजुक सरापा, किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। अपने आप को देखते उसकी भूरी कासी शराबी आंखें एकदम पानी से भरना शुरू हुईं। फिर वो आंसू उसके गालों पर फिसलते गए, यूं जैसे मोतियों की लड़ियाँ टूट कर मोतियों को बिखेर गई हों। क्यों
क्यों? मैं ही क्यों? उसने रोते हुए अपने अक्स को देखते हुए पूछा था। बस चलता तो किस्मत की लकीरों में हेर फेर करके अपनी किस्मत बदल देती, मगर यही तो बस में नहीं था। आजमाइश खुदा के महबूब बंदों की होती है और तुम भी खुदा की महबूब बंदी हो। शायद इसीलिए उसके अंदर से कहीं आवाज़ आई थी और वो रोते रोते हंसी थी, यूं जैसे अपना मजाक उड़ा रही हो। उसे दुख से देखती किस्मत अपना रुख मोड़ गई थी कि इस आजमाइश की जद में एक और ज़ीरो आने वाला था। वो पता नहीं इस आजमाइश पर पूरा उतर पाता या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। ये रात का वक्त था। लाइबा डिनर करने के बाद अपने कमरे में बैठी हुई थी। सामने लैपटॉप पर कोई रोमांटिक सी मूवी चल रही थी। कानों में हैंड फ्री टू से बेबी पिंक कलर का हाफ स्लीव शर्ट और ट्राउज़र पहने, कमर से थोड़ा ऊपर आते खुले बालों को कंधों पर छोड़े वो इस वक्त फिल्म में मुकम्मल महफ थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने उकता कर फ़ोन को देखा। जहाँ ओनली माइंड कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने दिल फरेब सा मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की और लैपटॉप की लिड गिरा दी। हेलो, उसने दिलकशी से कहा था। इतना नहीं हुआ कि कॉल ही कर लो, कब से वेट कर रहा था, मगर जनाब को इस आशिक का ख्याल ही नहीं। दूसरी तरफ से रूठे रूठे लहजे में कहा क्या? आज सारा वक्त तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में ही थी, अब और कितना ख्याल करूं? उसने मुकाबिल की हालत से हिज उठाया। अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता डियर, दिल करता है बस तुम हो, मैं हूँ और कोई तीसरा ना हो। दूसरी तरफ से शिद्दत जज्बात से कहा क्या तो वो ज़ेर मुस्कुराई। बस थोड़ा सा वेट और, वो शर्माई हुई सी बोली तो दूसरी तरफ से गहरी सांस भरी गई। कितना वेट करूं, 2 साल तो हो गए हैं, अब सब्र नहीं होता मुझसे, ना तुम्हारे बगैर गुजारा होता है। दूसरी तरफ से कहा गया तो वो मुस्कुराई। बस ना, मेरी खातिर जल्द ही डैड से बात करूंगी मैं। उसने तसल्ली दी तो दूसरी तरफ चुप लग गई। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ सब्र, मगर फिर मुझे अपनी पिक्चर सेंड करो। दूसरी तरफ से फरमाइश की गई तो उसने जल्दी से अपनी 2-3 तस्वीरें लेकर भेज दी। ये क्या है? दूसरी तरफ से हैरानी भरे इमोजी के साथ पूछा गया। तस्वीरें हैं मेरी, उसने अचंभे से जवाबन कहा। ये बच्चों वाली तस्वीरें नहीं चाहिए मुझे, इस वक्त दिल तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, वो भी शिद्दत से। मुझे अपनी तस्वीरें सेंड करो जिन्हें देखकर मेरे जज्बात को ठंडक पहुँचे। कॉल पे आओ, बताता हूँ। उसकी मायने खेज बातों को समझते लाइबा बौखलाई थी। तभी एक बार फिर उसकी कॉल आने लगी और इस बार वीडियो कॉल थी। उसने डर से हाथों से कॉल रिसीव की तो सामने अबराज मलिक का चेहरा बरामद हुआ। मेरी जान, कुछ मेरे हाल पर रहम खाओ। क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? ये अपना कॉलर तो हटाओ आगे से, मुझे तुम्हारी ब्यूटी बोन देखनी है, अबराज ने बहके हुए लहजे में कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाते अबराज को देखा। यह गलत है, शादी से पहले कैसे? लाइबा को समझ ना आया क्या कहे, तभी बात अधूरी छोड़ गई। 2 साल हो गए मगर तुम्हें अभी तक मुझ पर यकीन नहीं। शादी के लिए तुम्हारी तरफ से देर है, मैं तो राज़ी हूँ। नहीं रह सकता यार तुम्हारे बगैर, समझ क्यों नहीं आती? मैं कौन सा शादी से पहले छू रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ देखना ही तो है। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे बगैर तड़प तड़प कर मर जाऊँ, तो ठीक है, यही सही। अब कोई फरमाइश नहीं करूँगा तुमसे, बस समझ आ गया कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। अबराज ने रुहान से शक्ल बनाते हुए कहा तो लाइबा की जान पर बनाई। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खुद से बढ़कर यकीन है तुम पर। ऐसे मत कहो, लाइबा तड़प उठी थी। यकीन होता तो आगे से सवाल ना करती, ना ही झिझकती, बल्कि अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश पूरी करती, मगर शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। अबराज ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि लाइबा की जान पर बनाई थी। काफ़ी मर्तबा उसे कॉल करने पर भी उसने कॉल ना उठाई तो उसकी ख्वाहिश के आगे सर टेकते उसने मोबाइल थामे बाथरूम का रुख किया था ताकि उसे अपनी तस्वीरें भेजकर बना सके, जिसकी वजह से वो रूठ गया था। किस्मत ने तलखी से उसके इस अमल को देखा था। जल्द ही उसका गुरूर टूटने वाला था, जो अपने रब को भूलकर एक नामहरम को मनाने में लगी हुई थी। अबराज पाशा उसका क्लासमेट था, उनकी क्लास का सबसे हसीन लड़का, जो जहानत में भी दूसरों को मात देता था। यूनिवर्सिटी के शुरू में लाइबा अपने आप में मगन रही थी, मगर फिर अबराज की शख्सियत और उसके हुस्न के आगे घुटने टेक गई थी। वो खुद पसंद और मकरूर लड़की अबराज पाशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अबराज पाशा फूल फूल मंडाने वाला भंवरा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड यूँ बदलता था जैसे लोग लिबास बदलते हैं। लाइबा पर उसकी नज़र शुरू से ही पड़ गई थी, तभी उसे मुतासिर करने को खुद पर शराफत का लिबादा ओढ़ लिया था कि वो भी यूनिवर्सिटी में नया था
और कोई उसके बारे में इतना जानता नहीं था। लाइबा पर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि लाइबा खुद उससे मोहब्बत करने लगी थी। और उसे क्या चाहिए था जब वो खुद उसकी तरफ माइल हो गई थी। उसकी नीयत से अनजान लाइबा उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब गई थी। उसे खुद पर यकीन दिलाने को अबराज ने उसे जल्द शादी का भी कहा था, मगर लाइबा खुद ही टाल गई थी। अभी उससे बड़े 2 भाई हैं, पहले उनकी शादी होगी फिर उसकी। अबराज खुश हो गया था, मगर उसे लाइबा पर ताव आता था कि वो उसे शादी के बाद पर टरखाती आ रही थी। तभी आज उसने नाराज़गी वाला दाव खेला था और जीत उसी की हुई थी। कुछ देर बाद अपना लिबास ठीक करती बाथरूम से वो बाहर आई थी। नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी, जहाँ अबराज की चैट खुली हुई थी। अपनी तस्वीरों से भेजकर वो डिलीट फॉर्मिंग कर चुकी थी कि अपनी ही नाज़ेबा तस्वीर पर उसकी अपनी भी नज़र नहीं पड़ रही थी। बहुत हॉट हो मेरी जान, लव यू सो मच। काश तुम मेरे पास होती तो बताता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अबराज का वॉइस नोट सुनती वो खुलकर मुस्कुराई थी। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? उसने लब चबाते पूछा। तुम्हारी तस्वीरों ने नाराज़ रहने कब दिया? अबराज सुकून से गुजर जाएगी मेरी, अबराज ने मायने खेजी से कहा तो वो शर्मीला सा मुस्कुराई। आधी रात तक वो उस नामहरम से जाने कौन कौन सी बातें करती रही जो कहने को उसका बॉयफ्रेंड था, ये सोचे समझे बगैर कि उसका ये रिश्ता और बातें दोनों हराम थी। वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, मगर चाहकर भी अपनी तवज्जो काम पर मबजूल नहीं कर पा रहा था। बार बार निगाहों के सामने एक मासूम सा चेहरा लहरा रहा था, जिसका सियाह तिल उसे खुद को छूने को उकसा रहा था। लब भेज कर उसने माथा मसलते लैपटॉप बंद करके एक साइड पर रखा और फिर उठकर बालकनी में जा खड़ा हुआ। झूले पर बैठकर उसने चांद पर नजरें गाड़ी थी, जो मुकम्मल था और हर सू रोशनी बिखेरे हुए था। उसे चांद में भी उस महाजबी का चेहरा नजर आ रहा था। आंखें बंद करता तो उसके अश्कों में डूबे कांच से भूरे नैन दिखाई देते, और आंखें खोलता तो उसका सियाह तिल। सुकून तो किसी तरफ नहीं था। थक हार कर वो आंखें मूंद कर वहीं बैठा रह गया। क्या हो रहा है? उसके करीब से रज़िया बेगम की आवाज़ उभरी तो उसने आंखें खोलकर उन्हें देखा, जो अब उसके करीब ही बैठ रही थी। कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही बैठा हुआ था, उसने सर झटकते हुए कहा तो वो नरमी से उसका चेहरा देखने लगी। क्या देख रही है? उनकी नज़रें खुद पर मरकूज पाकर उसने संजीदगी से इस्तफसार किया था। देख रही हूँ मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, उन्होंने कहा तो वो मध्यम सा मुस्कुराया। वक्त तो अपनी रफ्तार से गुजर जाता है ना, तो मैं कैसे छोटा सा रह जाता, मुझे बड़ा तो होना ही था, उसने मुस्कुराकर कहते उनके कंधे के गिर्द बाजू हमाए किए। हाँ ये तो ठीक कहा, और मेरा बेटा इतना बड़ा तो हो गया है कि अब उसकी शादी की जा सके। रज़िया बेगम ने अपना मुद्दा बयान किया तो उसकी नज़रों में छम से वो चांद चेहरा लहराया, जो आज ही उसके दिल की सल्तनत पर बड़ा जमान हुआ था। मगर फिर वो सर झटक गया। आपको मेरी शादी की क्या जल्दी है? अभी बहुत उम्र पड़ी है, कर लूँगा शादी भी, उसने बात को टालना चाहा। मगर मैं चाहती हूँ कि अब हमारे घर में भी शहनाइयाँ बजें, तुम्हारे बच्चों की चहकारें गूंजें, बस मैं और देर नहीं करना चाहती, रज़िया बेगम ने हंसते से कहा तो वो मुस्कुराया। ठीक है, आपके लिए शादी भी कर लेंगे। अब ये बताएं कि लड़की ढूंढ ली है या मैं मदद करूं? उसने संजीदगी से पूछा था। तुम्हें कोई पसंद है? रज़िया बेगम ने फ़ौरन पूछा तो वो बगैर हिचकिचाए सर हिला गया। कौन है, कैसी है, किसकी बेटी है? उन्होंने एक सांस में पूछा तो वो मुस्कुराता उनका खुशकुन चेहरा देखने लगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि कौन है, किसकी बेटी है, मगर ये बता सकता हूँ कि बहुत प्यारी हैं, इतनी कि चांद भी शर्मा जाए, और मासूम इतनी हैं जितना कोई छोटा सा बच्चा। बात करते हुए बेसाख्ता ही उसके लहजे में मोहब्बत छलक उठी थी। रज़िया बेगम ने दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। अब जाने वो दुआ कबूलियत की सनत पा गई थी या नहीं। हमें कब मिलवाओगे? उन्होंने पूछा। अभी तो वो मुझे भी अच्छे से नहीं जानती, आप सबसे कैसे मिलवा दूँ, लेकिन फ़िक्र मत करें, बहुत जल्द मिलवाऊँगा, और मुझे यकीन है कि आप भी उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। अर्शमान के लहजे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। बस जल्दी से हमें मिलवाओ ताकि हम उसे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए मांग लें। उन्होंने उसे ताकीद की तो वो हंसा सर हिला गया। अच्छा अब तुम आराम करो, और हाँ, काम लेकर मत बैठ जाना, पहले ही कमज़ोर से हो गए हो। रज़िया बेगम के लहजे में फ़िक्र थी, जिसे महसूस करके वो उन्हें साथ लिए बालकनी का दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ गया। रज़िया बेगम चली गई तो वो बेड पर दराज हुआ। बहुत जल्द तुम्हें अपने पास ले आऊँगा इनोसेंट ब्यूटी, आप सिर्फ मेरी हैं,
इस बात का एहसास आपको दिलाकर रहूँगा ताकि आप किसी और का होने का ना सोचें। उसकी आँख से मुखातिब होता वो आंखें मूंद गया था। दूर खड़ी तकदीर बेरहमी से मुस्कुराई थी। वो अनजाना दीवाना नहीं जानता था कि जिससे मोहब्बत का वो दावेदार बना है उसी की ज़ात ही उसके लिए इम्तिहान बनने वाली है। नाश्ता सुबह सबने साथ किया था और फिर नाश्ता करने के बाद वो दोनों तैयार होने चल रही थीं। तैयार होकर नीचे आई तो अफरासियाब नीचे खड़ा दोनों का वेट कर रहा था। साथ ही एक तरफ मुराद साहब बैठे हुए थे जो उन्हीं के मुंतज़िर थे। ऑफ कितने बजे होगा? अफरासियाब ने बारी बारी दोनों के माथे के बूसे लेते हुए पूछा था। 1 बजे तक फारिग हो जाएंगे भाई, जवाब मेहरा ने दिया था। और कोई परेशानी तो नहीं ना? रिया, मीरू, उसने दोनों के सामने खड़े होते रोज़ का सवाल दोहराया। आपके होते कोई परेशानी नहीं, इरहा ने मुस्कुराकर कहा तो वो उसे बाजू के हल्के में लिए बाहर की जाने बढ़ा। मरियम बेगम ने नम आँखों से इस मंजर को देखा था जहाँ मुराद साहब इरहा को लाताल्लुकी से और मोहब्बत से अफरासियाब और मिरहा को देख रहे थे। कभी तो उनका दिल इरहा की तरफ पलटेगा, ये सोचकर वो खुदा से ऐसा होने की दुआ करती किचन की जानिब चल दी। फौजिया खातून अपने कमरे में जा चुकी थी, वरना सुबह ही सुबह वो ज़रूर इरहा को कुछ उल्टा सीधा बोल देती। वो दोनों पीछे जबकि मुराद साहब और अफरासियाब आगे बैठे थे। यूनिवर्सिटी के गेट पर उतरकर अफरासियाब ने उन्हें चंद हिदायत करते खुद अपनी सीट संभाली थी, जबकि मुराद साहब अब बाहर निकलकर मिरहा को अपना ख्याल रखने की ताकीद कर रहे थे। पास खड़ी इरहा ने हसरत से ये मंजर देखा था। 20 साल की थीं वो दोनों, मगर उसकी 20 साल ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं आया था जब मुराद साहब ने एक पल को ही सही उसे बाप जैसी मोहब्बत से नवाजा हो। वो अपनी भूरी आंखों में ढेरों ख्वाब और हसरतों की खिड़कियाँ लिए रुख मोड़ गई थी। तुम फ्री हो जाओ तो आ जाना, भीगी लहजे में कहकर वो गेट पार कर गई थी। मिरहा उसकी आवाज़ सुनकर मुराद साहब को शिकवा गना निगाहों से देखती उसके पीछे भागी थी। मुराद साहब एक नज़र दूर जाती मिरहा को देखकर गाड़ी में जा बैठे थे। अफरासियाब ने एक दुख भरी निगाह उन पर डाली थी। वो भी आपकी बेटी है, जो हुआ उसमें रिया का क्या कसूर है? अफरासियाब ने दुख से पूछा था। मेरा क्या कसूर था? उन्होंने सवाल के बदले सवाल किया। वो बच्ची है डैड, आपके रवैये को तब भी समझती थी जब ना समझती, और अब तो वो बालिग है। क्यों सोतेलो जैसा रवैया रखते हैं उसके साथ? अफरासियाब गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछ रहा था। ये तुम भी जानती हो और वो खुद भी। मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी, तो बेहतर है कि तुम भी इस बारे में बात मत करो। संजीदगी से बोलते वो नज़रें सामने सड़क पर जमा गए थे। आज ना सही, मगर एक ना एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने बहुत गलत किया, मगर तब वक्त की इतनी किल्लत होगी कि आप चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। अफरासियाब की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उनकी खामोशी महसूस करता वो भी लब भेजे ड्राइव करता ऑफिस की जाने जाने लगा। दो लेक्चर लेने के बाद मिरहा उसे ग्राउंड में बिठाने के बाद खुद कैंटीन से कुछ खाने को लेने चली गई थी, जबकि वो अपना बैग उठाते अपने डिपार्टमेंट के ब्लॉक के पीछे वाली साइड पर मौजूद खाली जगह पर जाकर बैठ गई थी। संगी बेंच पर बैठे अपने पैरों पर नज़र जमाए वो इर्द गिर्द से बेनियाज थी, इतनी कि उसे एहसास भी ना हुआ कि कोई उसके करीब ज़रा से फासले पर बैठ चुका है। चौंकी तो तब जब उसकी आंखों के सामने सफ़ेद रंग का रुमाल लहराया। नहीं चाहिए, उसने इनकार करते रुख मोड़ा था। उसकी खफकी का ये मासूमाना अंदाज देखते वो खुलकर मुस्कुराया था। लेने आपके आंसुओं के समंदर में यूनिवर्सिटी बह गई तो? उसका लहजा मुस्कुराता हुआ था। इरहा ने रुख पलट कर उसे देखा और फिर रुमाल थाम लिया। वो उसे पहचान गई थी। ये वही शख्स था जिससे वो उस दिन टकराई थी। उस दिन वो घबरा गई थी, तभी उससे बहुत डर रही थी, मगर अब उसे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। रो क्यों नहीं है? अर्शमान ने संजीदगी से पूछा था। जाने ये लड़की इतना रो कैसे लेती थी? उसका रोना अर्शमान जिलानी को तकलीफ़ देता था। मेरा दिल कर रहा है, उसने रुमाल उसे वापस लौटाते हुए जवाब दिया। अर्शमान ने थोड़ा सा नम रुमाल थाम कर मोहब्बत से कोट की अंदरूनी ऊपरी जेब में रखा, दिल के बिल्कुल पास। रोने को तो किसी का दिल नहीं करता, ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। आप मुझे बताएं, मैं तो आपका दोस्त हूँ, अर्शमान ने नरमी से कहा तो इरहा ने हैरत से उसे देखा। मैं आपकी दोस्त नहीं, हमारी दोस्ती नहीं हुई, उसने अर्शमान की तरफ उंगली करते हुए जताया था। अर्शमान की निगाह उसके हिजाब से ढके सर से होती उसकी कलाई तक जा पहुंची थी, जहां मर्दाना डायल वाली खूबसूरत सी घड़ी जगमगा रही थी। अर्शमान ने देखा उसका बैग भी लड़कों वाला था और दूसरे हाथ में कई बैंड्स भी थे जो अक्सर लड़के पहनते हैं।
शायद उसे लड़कों वाली चीज़ों का शौक था। तो अब कर लेते हैं। अर्शमान ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा तो इरहा को झटका लगा। घबरा कर उसने हाथ छुड़वाना चाहा था। आंखों में फिर से नमी उभरना शुरू हुई थी, जिसे देखकर वो उसका हाथ छोड़ गया। छूना नहीं, नफ़ी में सर हिलाती काँपती हुई वो बोली तो अर्शमान ने गहरा सांस भरा। रोना नहीं, नहीं छू रहा, ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन हम दोस्त हैं, ओके। अर्शमान ने हाथ पीछे करते हुए कहा तो वो झिझकती हुई सर हिला गई। लड़के दोस्त नहीं अच्छे नहीं होते। इरहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। इतने बुरे भी नहीं होते। अच्छा बताएं, आपके कितने दोस्त हैं? उसने इरहा को रिलैक्स करना चाहा। 2, ये एक लफ्ज़ी जवाब आया था। ओह वाओ, कौन कौन? अर्शमान ने इश्तियाक से पूछा था। मिरहा और अफरासिया, वो अभी बोल रही थी जब अर्शमान ने एकदम उसकी बात काटी। लड़का भी आपका दोस्त है? अर्शमान का लहजा सर्द था। मिरहा मेरी बहन है और अफरासिया मेरे भाई हैं। मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, उसने जताते हुए कहा तो वो एकदम ही मुस्कराया। दिल में सुकून मचा था। मुझसे करने में बहुत अच्छा हूँ। उसने कभी अपनी तारीफ़ की तो नहीं थी, मगर उसकी खातिर कर क्या था। लड़कों से दोस्ती नहीं करनी। इरहा खुद में सिमटी थी। अर्शमान की नज़रें उसके चेहरे पर थीं। ब्लैक हिजाब के हाले में दमकता उसका गोरा मुखड़ा बहुत दिलकश लग रहा था। उसकी थोड़ी का दिल भी आज उसके हिजाब जैसा ही लग रहा था। लड़कों से नहीं, सिर्फ मुझसे, अर्शमान ने वाजे किया, मगर वो खामोश बैठी रही। मेरा नाम अर्शमान है। आप अपना नाम बताएं। अर्शमान ने अपना तारुफ करवाते उसका नाम जानना चाहा। इरहा मुराद। अपना नाम बताती वो उठ खड़ी हुई। रिया। अच्छा है, आप मुझे मान कह सकती हैं। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते वो उसके रिया कहने पर हैरान हुई थी। ये तो उसका निकनेम था, उसे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं कहना, दूर हैं। कपकपाती आवाज़ में सख्ती लाते वो कहकर वहाँ से चली गई थी। वो उसके उजल होने तक उसे देखता रहा, फिर अपनी बेख्तियारी पर मुस्कुरा कर बालों में हाथ फेरा और ख़ुद भी बाहर की जाने पड़ गया। वो आज यहाँ सिर्फ इरा से ही मिलने आया था और अब तो उसका दिल था कि सबसे छुपा कर उसे अपने पास रख ले, और इस ख्वाहिश पर अमल करने के लिए ज़रूरी था कि वो हमेशा के लिए उसके पास आ जाती। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।